प्रिय विद्यार्थियों, आपका महाविद्यालय के YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स की, ऊष्मागतिकी। विज्ञान की उस शाखा को ऊष्मागतिकी कहते हैं जिसमें किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के दौरान हुए ऊष्मीय ऊर्जा तथा ऊर्जा के अन्य रूपों जैसे आंतरिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा आदि में संबंध का अध्ययन होता है। उसे हम ऊष्मागतिकी कहते हैं। ऊष्मागतिकी के प्रमुख रूप से 4 नियम हैं, जैसे आपने कक्षा 12th में भी पढ़ा होगा। जीरोथ लॉ, शून्य नियम, दूसरा प्रथम नियम, तीसरा द्वितीय नियम और चौथा तृतीय नियम। ये सारे नियम मोस्ट इंपोर्टेंट हैं और हर बार किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस अध्याय में हम ऊष्मागतिकी के शून्य व प्रथम नियम का अध्ययन करेंगे, लेकिन शून्य व प्रथम नियम का अध्ययन करने से पहले हम ऊष्मागतिकी पदों की कुछ परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं। जैसे कि पहला तंत्र, सिस्टम। ब्रह्मांड का वह भाग, यूनिवर्स का वह पार्ट जो अध्ययन के लिए हमने चुना है, वह तंत्र कहलाता है। ब्रह्मांड का वह भाग जो हमने अध्ययन के लिए चुना है, सिस्टम कहलाता है। बहुत ही सिंपल सी बात है। जैसे कि हमने एक बीकर लिया और हम इस बीकर के अंदर कोई अभिक्रिया करवाना चाहते हैं, तो बीकर के अंदर का भाग वह तंत्र कहलाता है। बीकर के अंदर का भाग वह तंत्र कहलाता है। उसके बाद है सराउंडिंग। सेकंड जो है सराउंडिंग या पारिपार्श्विक। तंत्र के अतिरिक्त ब्रह्मांड का समस्त क्षेत्र पारिपार्श्विक कहलाता है। तंत्र के अलावा समस्त क्षेत्र सराउंडिंग कहलाता है। इट्स मीन इसके चारों तरफ का जो एनवायरमेंट है वो सारा का सारा सराउंडिंग कहलाता है। उसके बाद है बाउंड्री। बाउंड्री का मतलब हो गया तंत्र व पारिपार्श्विक को अलग करने वाली सीमा, तंत्र व पारिपार्श्विक को पृथक करने वाली सीमा। इट्स मीन ये जो हमने कांच की दीवारें हैं बीकर की, वो उसकी बाउंड्री कहलाती है। यह परिसीमा वास्तविक भी हो सकती है या इमेजिनरी भी हो सकती है, दृढ़ भी हो सकती है, रिजिड या नॉन रिजिड भी हो सकती है। ऊष्मा की चालक ऊष्मा प्राय हो सकती है अथवा ऊष्मा की अचालक रुद्धोष्म भी हो सकती है। बीकर की जो दीवारें हैं वह तंत्र का हिस्सा नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे ऊर्जा, एनर्जी। ऊर्जा आपने बहुत बार पढ़ी है। मैकेनिक्स में ऊर्जा को कार्य करने की शक्ति के रूप में डिफाइन किया गया है। कोई तंत्र ऊर्जा को कई प्रकार से धारण कर सकता है।
अतः ऊर्जा कई प्रकार की होती है। आपने पढ़ा होगा गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा। तो पहले बात करते हैं हम गतिज ऊर्जा की। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक्स एनर्जी, जो किसी वस्तु की गति के कारण धारण हुई है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। गति से रिलेटेड, गति से संबंधित। उसके बाद बात करते हैं स्थिति, पोटेंशियल एनर्जी। नाम से पता चलता है स्थिति, जो किसी बल के क्षेत्र में वस्तु के स्थित रहने के कारण धारण हुई है। उदाहरण, गुरुत्वीय क्षेत्र में संहति अथवा विद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण स्थिति के कारण उत्पन्न हुई ऊष्मा। ऊष्मीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी, आजकल इसके ऊपर बहुत ज्यादा अध्ययन किया जा रहा है। ऊष्मीय ऊर्जा यह वस्तु के ताप के कारण धारण की हुई रहती है। अपने संगठन के कारण किसी पदार्थ द्वारा धारण की गई ऊर्जा, उदाहरण यौगिकों की रासायनिक ऊर्जा, नाभिकों की नाभिकीय ऊर्जा आदि। रासायनिक ऊर्जा जो अभिक्रियाओं के दौरान उत्पन्न होती है। नाभिकीय ऊर्जा किसी वस्तु द्वारा अपनी संहति के कारण धारण की गई ऊर्जा, संहित ऊर्जा तुल्यता। एक जनरेटर या जनित्र विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। विद्युत ऊर्जा। एक मोटर से यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो यांत्रिक ऊर्जा। इस प्रकार हम ऊर्जा के विभिन्न रूप देखते हैं। ऊष्मागतिकी के नियम इन विभिन्न ऊर्जाओं के अंतः परिवर्तन को नियंत्रित करते हैं। ऊष्मागतिकी के अंदर हम पढ़ेंगे कि एक ऊर्जा किस प्रकार दूसरी ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। एक जनरेटर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। कैसे? इसमें टरबाइन जैसा कोई यांत्रिक साधन घूमता है जिससे यांत्रिक ऊर्जा खर्च होती है, वह विद्युत ऊर्जा बन जाती है। इट्स मीन एक ऊर्जा का कन्वर्ट दूसरी ऊर्जा में किस प्रकार होता है। इस प्रक्रिया में जितनी यांत्रिक ऊर्जा खर्च होती है वह यांत्रिक ऊर्जा घर्षण में नष्ट होती है। ठीक उनके योग के बराबर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस उदाहरण के ठीक विपरीत एक मोटर में हम जितनी यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं वह जितनी ऊर्जा घर्षण में नष्ट होती है, इन दोनों के योग के बराबर विद्युत ऊर्जा हम उस मोटर को उपलब्ध कराते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, ना तो ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अर्थात ब्रह्मांड की ऊर्जा का मान निश्चित है। यह ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास किया गया है। प्रथम नियम, ब्रह्मांड की ऊर्जा निश्चित है। ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम यह कहता है कि किसी प्रक्रम या ऊर्जा परिवर्तन की दिशा क्या होगी। कुल मिलाकर ये बताना चाहता है ऊर्जा किस प्रकार एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होगी। समस्त प्राकृतिक प्रक्रम उस दिशा में चलते हैं जिस दिशा में तंत्र की एंट्रोपी का मान बढ़ता है। समस्त प्रक्रम उस दिशा में चलते हैं जिस दिशा में तंत्र की एंट्रोपी का मान बढ़ता है, अर्थात ब्रह्मांड की एंट्रोपी का मान लगातार बढ़ रहा है। ये इसका द्वितीय नियम है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार सिंपल लैंग्वेज में पूछा गया है। दूसरा नियम क्या है? ब्रह्मांड की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है, अव्यवस्था बढ़ रही है। एंट्रोपी का मतलब अव्यवस्थित ऊर्जा से है। और ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम के अनुसार परम शून्य ताप पर एक पूर्ण क्रिस्टलीय पदार्थ की एंट्रोपी का मान
शून्य होता है, इट्स मीन एक पूर्ण क्रिस्टलीय पदार्थ शुद्ध होता है। यह है इसका तृतीय नियम। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम। तंत्रों के प्रकार पर। मुख्य रूप से तंत्र 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला ओपन सिस्टम, खुला तंत्र। बहुत ही सिंपल सी बात है, खुला तंत्र है, इट्स मीन 3 तरफ बाउंड्री होगी, एक तरफ खुला होगा। जब किसी तंत्र की बाउंड्री से द्रव्य गुजर सकता है, अर्थात तंत्र से द्रव्य निकल सकता है और तंत्र में द्रव्य जुड़ भी सकता है, तो ऐसे तंत्र को खुला तंत्र कहते हैं। ऐसे तंत्र का अपने पारिपार्श्विक से ऊर्जा एवं द्रव्य दोनों का विनिमय एक्सचेंज होता है। उदाहरण, एक खुले बीकर में गर्म जल। जैसे कि हमने ये तंत्र है, हमने इसके अंदर वाटर डाला। वाटर डालेंगे तो क्या होगा, ये तंत्र से एनर्जी ले भी सकता है और द्रव्य भी ले सकता है, और पानी जो भाप बन के बाहर भी जा सकता है। तो पदार्थ व ऊर्जा दोनों का आदान प्रदान करने वाले तंत्र को हम ओपन सिस्टम कहते हैं। इसी प्रकार जो दूसरा सिस्टम है वो है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम सिंपल सी बात है, यदि चारों तरफ से क्लोज होगा तो जो भी अंदर मैटर द्रव या पदार्थ होगा वह एनवायरमेंट से द्रव्य का आदान प्रदान नहीं कर पाएगा, लेकिन ऊर्जा का आदान प्रदान कर सकता है। ऐसा तंत्र जिसकी बाउंड्री से द्रव्य ना गुजर सके, ऐसी स्थिति में ना तो तंत्र में द्रव्य आ सकता है और ना ही तंत्र से द्रव्य बाहर जा सकता है। ऐसे तंत्र को बंद तंत्र कहते हैं। ऐसे तंत्र का अपने पारिपार्श्विक से ऊर्जा का विनिमय होता है, लेकिन द्रव्य का नहीं। जैसे एक ढके हुए बीकर में गर्म जल। और उसके बाद तीसरा तंत्र है आइसोलेटेड सिस्टम। ये ऐसे तंत्र होते हैं जो अपने पारिपार्श्विक से ना तो द्रव्य का और ना ही ऊर्जा का विनिमय करते हैं। इट्स मीन ये ना तो ऊर्जा बाहर से ले सकते हैं, ना ऊर्जा बाहर से दे सकते हैं, ना पदार्थ बाहर से द्रव्य बाहर से ले सकते हैं, ना द्रव्य बाहर से दे सकते हैं। इनके ऊपर चारों तरफ एक इंसुलेटेड कोटेड होती है, जिसके कारण यह दोनों चीजों का आदान प्रदान नहीं कर सकता। जैसे थर्मस फ्लास्क के अंदर रखा गर्म जल। ऐसे तंत्र की अपने पारिपार्श्व के साथ कोई अंतरक्रिया नहीं होती, अर्थात इसकी परिसीमा से ना तो ऊर्जा गुजर सकती है और ना ही द्रव्य। दूसरे शब्दों में एक विलगित तंत्र का अपने पारिपार्श्विक के साथ ना तो ऊर्जा का विनिमय होता है और ना ही द्रव्य का। उदाहरण, एक थर्मस फ्लास्क में गर्म जल। नेक्स्ट हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। धन्यवाद।